ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी शिक्षार्थियों का इस कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा 11 के लिए क्लास है और आज की क्लास यूनिट 6 के लिए है। यूनिट 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इससे पहले इसमें हम 2 क्लास कर चुके हैं। उन दोनों क्लास में हमने मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स टीपी, एपी एंड एमपी, इन 3 के बारे में हमने पढ़ा था। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इनके बारे में पढ़ा था। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये पढ़ा था। रिटर्न टू ए फैक्टर ये भी पढ़ा था। इसके बाद आज इस क्लास में जो 3rd क्लास है, इसकी तीसरी क्लास है इस चैप्टर की, इस यूनिट की, उसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट, लागत। शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जिसको हम आगे टीसी से बात करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, एवरेज कॉस्ट एसी, इसको टोटल एवरेज कॉस्ट भी कह देते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट एएफसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इन सब के मीनिंग की बात करेंगे और इनका आपस में क्या संबंध है इसकी बात करेंगे। इट मीन्स टीसी, टीएफसी और टीवीसी, इन्हीं की पहले टोटल और फिर एवरेज, औसत। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है लागत। आज इस चैप्टर में हम बातें शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी, किस किस चीज की बात की थी? प्रोडक्शन के कोई भी उत्पादक, मैंने आपको पिछले ही क्लासों में ही बात करी थी कि आप उत्पादक बन के सोचिएगा। यहाँ जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वाला चैप्टर था, वहाँ कंज्यूमर बन के सोचिएगा, किसी चीज़ का उपभोक्ता बन के सोचिएगा कि कैसे होता है। इस यूनिट में हम अपने आप को प्रोड्यूसर मान के बात करते हैं कि यदि मैं प्रोड्यूसर होता, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादक होता, है ना, मेरे पास कोई फैक्ट्री होती, कोई दुकान होती, है ना। वैसे तो आप आज के अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आगे जाके आगे जाके कुछ काम करेंगे, भले ही नौकरी करें या अपना सेल्फ काम करें, लेकिन फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि मेरे पास कोई दुकान है। पिछले ही उसमें हमने एक एग्जाम्पल की भी बात की थी। उस एग्जाम्पल में हमने बात करी थी किसकी? एक टेलर की दुकान की। तो टेलर की दुकान में उस व्यक्ति ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, कैसे कैसे वस्तुओं, शर्ट बनाने की बात थी उसमें, तो कैसे कैसे शर्ट का उत्पादन किया था, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बात करी थी। अब इस उत्पादन में कितनी कॉस्ट आएगी, क्या लागत आएगी, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो हम यही समझें। कॉस्ट रेफर्स to the expenditure incurred by a producer on the factor as well as non-factor inputs for a given output of a commodity। यहाँ commodity का अर्थ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। किसी वस्तु या सेवा, एक ही बात है, केवल हम वस्तु भी लिखेंगे तब भी इसका ये अंडरस्टूड है कि वस्तु और सेवा, ये पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताई थी बात। तो किसी वस्तु के उत्पादन, एक निर्दिष्ट मात्रा, एक मान लीजिए हमें 4 शर्ट का उत्पादन करना है, गिवन आउटपुट, गिवन उस वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए हमें कुछ इनपुट्स देने पड़ते हैं। इनपुट्स का अर्थ है कि हमें कुछ उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें? फैक्टर्स,
प्रोडक्शन के फैक्टर क्या क्या बताए थे पिछले लेक्चर में मैंने? लैंड, भूमि, लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम वृत्ति। ये कहलाते हैं उत्पादन के कारक। इन कारकों पर खर्च करना पड़ेगा कुछ, उसको कुछ भूमि चाहिए उत्पादन करने के लिए, भले ही वो दुकान हो या खेत हो। उसको श्रम करना पड़ेगा, खुद करे या श्रमिक लगाए। उसको कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको कुछ उद्यम वृत्ति लगानी पड़ेगी। तो ये कारक हो गए। तो बात करें ऑन फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर्स, गैर कारक, जिसमें कच्चा माल हो गया, है ना, बिजली का खर्च हो गया, ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों पर कुछ पैसा खर्च करता है, कुछ चीज़ें खर्च करता है, इस पे लागत आती है। इन सारी लागतों पर का योग कहलाता है लागत। क्लियर हुई बात? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट अभी बात करेंगे क्या होती हैं। तो लागत से अभिप्राय एक उत्पादक जो प्रोड्यूसर है द्वारा एक वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन करने के लिए कारक तथा गैर कारक लागतों पर किए जाने वाले खर्च से है। इन चीज़ों पर वो लैंड, लेबर, कैपिटल, बिजली का खर्च, है ना, बिजली से उत्पादन कर रहा है, बिजली का उपयोग कर रहा है, उसमें कच्चा माल जो भी है, इन सब पर कुछ वो खर्च करेगा और उस खर्च को हम कहते हैं लागत, कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, चलिए हम वही एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था, एक कहानी पढ़ी थी कि टेलर की दुकान है। याद है आपको? हाँ, ऐसी कहानियाँ तो हमेशा ही याद रहती हैं। तो टेलर की दुकान में कौन थे भाई? वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये उसकी दुकान थी। दुकान कहाँ थी? घर में। तो इसका मतलब इस दुकान का ये जो भूमि उसने अपने उपयोग में ली थी शर्ट के प्रोडक्शन के लिए, इस भूमि का वो खुद मालिक था। इसका किराया नहीं देता था। क्यों? क्योंकि ये घर उसी का था और घर के हिस्से में ही एक दुकान उसने बना ली थी। तो भूमि उसकी खुद की थी, सेल्फ थी। एक कैपिटल लगाई थी उसने, पूंजी लगाई थी। कितनी पूंजी लगाई थी? 10,000 रुपये। श्रम कितना लगाया था उसने? दो में से एक श्रमिक वो खुद था और एक उसने श्रमिक रखा हुआ था। इसके बाद उद्यम वृत्ति उसकी अपनी थी। उद्यम वृत्ति का कॉन्सेप्ट अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, है? उद्यम वृत्ति जैसे पिछली कहानी में हमने पढ़ा था, उस कहानी में उस मालिक का नाम हम पन्नू रख देते हैं, कोई भी एक नाम रख लेते हैं। उस पन्नू ने पहले क्या किया था? 8 घंटे काम करता था। फिर जब काम बढ़ा तो उसने क्या किया? भाई 12-12 घंटे काम कर लेंगे। फिर उसने क्या किया? अपने जो मजदूर थे, चाचा थे, उनको बुला लिया, भाई चाचा आ जाओ, 2 पैसे कमाएंगे, हो दीपावली और त्यौहार का सीजन चल रहा है, काम चल निकला है ना। फिर उससे पहले लॉकडाउन में क्या किया था? उसने अपने श्रमिक की छुट्टी कर दी थी। इसके बाद फिर बुला लिया, उसके बाद 16-16 घंटे काम किया। फिर उसने क्या किया? लॉन्ग रन में, दीर्घ काल में ले गया अपने उत्पादन को और दुकान भी डबल कर दी और मजदूर भी 2 से कितने कर दिए? 4 कर दिए थे। तो ये सारा काम सिचुएशन के हिसाब से जो उसने सोचा, जो किया, जो रिस्क उठाया, वो सारा काम कहलाता है उद्यम वृत्ति। ये उद्यम वृत्ति के अंतर्गत ही किया उसने। जो उसके पास श्रमिक था उसने कोई दिमाग नहीं लगाया इस बारे में, उसने तो अपना काम करता रहा। वो बाकी सिरदर्दी किसकी? मालिक की। अब देखिएगा, अब कॉस्ट कैसे कैसे काउंट करते हैं। वास्तव में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये श्रमिक जो भाड़े का था, ये भी अभी उसने नहीं लगाया। शुरू में उसने अपनी दुकान, ये सारी दुकान में भूमि खुद की थी, ये दुकान इसकी खुद की थी, कोई खर्चा नहीं आया। पूंजी
10,000 रुपये लगाई, ये भी उसके पास थे, इसका मतलब कहीं से उधार नहीं लिया, श्रम वो खुद कर रहा है, तो क्या वो जो शर्ट बनाएगा उस पर कोई लागत नहीं आएगी? लागत आएगी। कितनी लागत आएगी ये देखते हैं। भाई ये जो दुकान उसकी खुद की थी, इस दुकान को यदि वो खुद अपनी टेलर की दुकान ना करके किसी को किराए पे दे देता, मान लीजिए उसका किराया 5,000 रुपये महीना मिलता उसे पर मंथ, ठीक है। अब वो दुकान में खुद खोल के बैठा है, उसको किसी को 5,000 रुपये देने नहीं है, लेकिन अपनी दुकान खोलते ही उसे एक तरह से ये मानो 5,000 रुपये महीना जो कमा सकता था वो बंद हो गए। तो किसी और को दुकान देता तो घर बैठे ही मिलते ना उसे 5,000 रुपये महीना। तो पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पूंजी है, इस पूंजी को यदि वो किसी को इंटरेस्ट पे दे देता, किसी को ब्याज पे दे देता, तो मान लीजिए उसे 100 रुपये महीना ब्याज मिलता है। अब उसने ये पूंजी कहाँ लगा ली? अपनी दुकान में लगा दी, मशीन खरीद ली, और चीज़ें, सुई धागा, ये सब चीज़ें खरीद ली, कपड़े काटने के औजार खरीद लिए। अब इसको ये 100 रुपये महीना मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूंजी तो इसने अपनी दुकान में खर्च कर दी। यदि इसके पास पैसे नहीं होते तो क्या करता? ये 10,000 रुपये कहीं से उधार लेता, और उधार लेने पे 100 रुपये महीना उसको परमानेंट दिया करता। श्रम, ये जो चाचा काम कर रहे थे इसकी दुकान में, इन चाचा की क्या कहानी है भाई? इन चाचा को मान लीजिए वो 10,000 रुपये महीना देता है ना? ये तो वो ये कह लो कि वेतन देता है उसे चाचा को। खुद भी काम करता है टेलर का, खाली तो नहीं बैठा रहता, दुकान में ही रहता है पूरा दिन, अपना काम करता है, कपड़े सिलता है। यदि ये अपनी दुकान ना होती इसकी, तो क्या करता भाई? ये कहीं और जाके काम करता, किसी और की दुकान में कुछ तो करता ही। टेलर है, सिलाई का ही काम करता, वहां इसको कितनी मजदूरी मिलती? 10,000। इसका मतलब इसको एक महीना दुकान चलाने में 10, 20 और 25,000, 100 रुपये खर्चा आएगा। ये इसकी हो गई लागत। इसके अलावा सुई धागा और चीज़ें और हैं, ज़्यादा बारीकी में नहीं घुस रहे हम, मोटी मोटी सी बात कर रहे हैं। अब इस लागत में यदि ये कपड़े खुद नहीं सील पाता तो 10,000 रुपये का यहाँ भी एक मजदूर रखना पड़ता, इसे श्रमिक रखना पड़ता, उसको भी वेतन देता। ये अपने पास पैसे नहीं होते, 10,000 रुपये कहीं से उधार लेता, तब 100 रुपये महीना इंटरेस्ट देता, ब्याज देता। अपनी दुकान नहीं होती तो ये कहीं दुकान लेनी पड़ती, उसका किराया देता। इस तरह से मान लो, चाहे कितना किराया देता? 5,000 रुपये। तो ये सारे पार्ट कहाँ के हैं? कॉस्ट, लागत के। अब इस लागत में जैसे उसकी दुकान अपनी थी तो कैश पैसा किसी को नहीं देना उसको किराए के रूप में, लेकिन अनुमानित तो है कि उसकी दुकान वो खुद किसी को किराए पे दे देता तो 5,000 रुपये मिलते ना उसे। तो ये कहलाएगी उसकी निहित लागत। कैसी लागत? निहित लागत। द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, अनुमानित खर्च ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, उसके खुद के जो इनपुट्स उसने किए हैं, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो उसने अपने खुद के ही इनपुट कर दिए, अपनी दुकान ही इस बिजनेस में लगा दी, तो उसकी सेल्फ एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपये महीना। तो इस 5,000 को हम कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट।
पूंजी का जो ब्याज है ये 100 रुपये महीना, ये कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, क्योंकि उसको किसी को देने तो है नहीं 100 रुपये महीना के, क्योंकि ये पूंजी उसकी खुद की थी। जो ये वाला श्रमिक है जो खुद ही काम कर रहा है, वो मालिक ही कपड़े सिलता है, उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये महीना। वो ऐसा थोड़ी करेगा दुकान में से कि भाई 10 महीना होते ही 10,000 रुपये निकाल के अपनी इस वाली जेब में, लेफ्ट हैंड की जेब में रख लेगा, जी ये तो मेरी मजदूरी हो गई। नहीं होगी ना। तो ये 10,000 रुपये महीना उसकी अपनी मजदूरी है, लेकिन वो उसमें से निकालता नहीं है, एक तरह से छिपी हुई लागत है, इसीलिए ये भी कैसी लागत हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट, निहित लागत। ये 10,000 रुपये उसको महीना होते ही अपने श्रमिक को देने ही देने हैं। ये कैसी हो गई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत। ये दिखाई देंगे, उसको देने ही पड़ेंगे। ये नोट गिन के महीना होते ही अपने श्रमिक को वेतन के रूप में उसको देना ही है। तो साफ साफ दिख रहे हैं ना, नोट गिन के दे रहा है। ये नोट गिन के 5,000 रुपये अपनी जेब में नहीं रखता वो, अब भाई किराए के हो गए, ये ब्याज के हो गए, ये 10,000 रुपये मेरा वेतन हो गया, इनको वो गिन के नहीं रखता। ये स्पष्ट दिखाई नहीं देते, इसीलिए ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अनुमानित लागत है। ये स्पष्ट लागत है जो उसको दिखाई दे रही है, काम आए चाहे ना आए उसे 10,000 रुपये देने ही हैं अपने मजदूर को। तो मुझे लग रहा है कि आपको अब ये बात समझ आ गई होगी, निहित लागत क्या होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। पढ़ लेते हैं एक बार। डन। एक बार इनकी रीडिंग कर लेते हैं, समझ तो आपको आई गई होगी। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, उत्पादक द्वारा, ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो बाजार से खरीदने आगतों के जो इनपुट्स हैं, कौन कौन सी? किराया, इंटरेस्ट, वेतन, इन सब को यदि वो बाजार से खरीदता है तो उन बाजार से खरीदने पर जो खर्च की गई लागत है, उत्पादक द्वारा बाजार से खरीदी गई आगतों पर खर्च की गई लागत है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे मजदूरों का वेतन, बिजली का बिल भुगतान, उसको अपनी दुकान में रोशनी रखनी है तो बिजली का बिल देगा वो। इम्प्लिसिट कॉस्ट के क्या एग्जाम्पल हैं? अपनी पूंजी का अनुमानित ब्याज, जैसे उसकी अपनी खुद की पूंजी ये 10,000 रुपये थी और इसका हमने बता दिया 100 रुपये पर मंथ का इंटरेस्ट है। इसमें लागत में केवल यही नहीं होगी बेटा, एक और जोड़ लो, उसमें उद्यम वृत्ति की भी होगी। वो जो इतनी सिरदर्दी ले रहा है उसको इन 10,000 रुपये से अलग भी तो कुछ चाहिए। किस नाम पे? उद्यम वृत्ति के नाम। नहीं तो वो काहे को सिरदर्दी लेगा, अपना 8 घंटे किसी मजदूर के रूप में, श्रमिक के रूप में किसी दूसरे की दुकान में ही काम कर लेगा। तो उद्यम वृत्ति की भी कॉस्ट जुड़ेगी। इसके अलावा और बहुत सारी कॉस्ट, गैर आगत भी कॉस्ट होती हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी। नॉन फैक्टर्स, जैसे इसने सुई धागा लगाया, कुछ और मेंटेनेंस, मशीन चलेगी तो उसकी मेंटेनेंस आएगी तो ये सारी चीज़ें। देन बात करें अब, कॉस्ट की बात आपको समझ आ गई होगी। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट शब्द अब समझ आ गए होंगे, है ना। नॉन फैक्टर इनपुट्स की बात, जो कच्चा माल वगैरह होता है, उनकी बात समझ आ गई होगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात, निहित लागत क्या होती है? स्वामित्व आगतों के प्रयोग करने की अनुमानित लागत निहित लागत कहलाती है। ये समझ आ गई आपको। एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझ आ गई होगी। देन आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या लागत की बात कर ली। अल्पकालीन लागत पे बढ़ते हैं अब हम। अल्पकाल क्या होता है बेटा, है ना। टीसी अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले अल्पकाल पढ़ते हैं। पिछले ही लेक्चर में हमारी बात हुई थी
कि अल्पकाल वो समय अवधि है, ये 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 घंटे, 1 साल, 6 महीने, ऐसा कोई, ये नाम ही काल है। काल का मतलब होता है समय, लेकिन यहां समय से इसका कोई संबंध नहीं है, ये याद रखना। ये वो समय अवधि है जिसमें कुछ कारक स्थिर तथा कुछ परिवर्ती होते हैं। कल वाली पन्नों की कहानी में हमने बात करी थी, पहले उसकी दुकान में 2 श्रमिक थे, एक वो खुद और एक चाचा। इसके बाद उसने क्या किया, कोरोना आया, एक श्रमिक रह गया। अपने श्रमिक की जो वेतन वाला मजदूर था उसकी छुट्टी कर दी। उसके बाद वो गया, शादी का मौसम आया, दीपावली का, त्योहारों का मौसम आया, उसने ये श्रमिक दोबारा बुला लिया। इसका मतलब पहले 2 श्रमिक थे, फिर एक हुआ, फिर एक से फिर 2 हुए, फिर 2 से दीर्घकाल में उसने कितने कर लिए थे, 4 कर लिए थे। तो यहां तक की बात करेंगे। यहां तक उसने क्या किया था, श्रमिक दुकान उसकी शुरू में एक थी, कोरोना में भी एक रही, बाद में भी एक रही। अर्थात ये फैक्टर कैसा रहा उसका, स्थिर कारक। भूमि कितनी रही उसकी, एक ही रही। तो अल्पकाल वह समय अवधि है, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में समझा था, जिसके कुछ कारक स्थिर और कुछ परिवर्ती होते हैं। ये कारक, भूमि वाला कारक स्थिर था, श्रमिक वाला कारक, लेबर वाला कारक परिवर्ती कारक था, वेरिएबल फैक्टर था। अल्पकालीन लागतों के 2 घटक होते हैं, स्थिर या बंधी लागत और परिवर्ती लागत। चलिए जी, ये हमने गलत मिटा दिया, इसी पे ही बात करते हैं बेटा जी। कुछ लागतें होती हैं स्थिर लागत हैं, यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ था ना, इसी में आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, यहाँ पे दुकान का किराया लिखा हुआ था बेटा, यहाँ पे थी, ये तो थी आपकी पूंजी और ये थी भूमि, और भूमि का किराया 5,000 रुपये जो दुकान थी पर मंथ हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित लागत मान ली थी। अब देखो जी, आप इसमें आप उद्यम वृत्ति के जोड़ दीजिए, मान लीजिए 5,000 रुपये। कहाँ के हैं ये, उद्यम वृत्ति, एंटरप्रेन्योरशिप। बिजली का खर्च मान लीजिए उसका आता है 200 रुपये महीना। इसके अलावा टूट फूट, जो मशीन वगैरह चलती है, इन सब की टूट फूट का खर्च आता है उसका 400 रुपये महीना। कच्चा माल मान लीजिए उसका आता है 500 रुपये महीना। ये सारी उसकी हो गई कॉस्ट। ये नीचे जो टोटल आएगा यहाँ, ये कहलाएगा टीसी, टोटल कॉस्ट। अब कोरोना के समय में मान लीजिए वो बंद कर देता है अपनी दुकान, शटर बंद कर देता है, कुछ नहीं काम आ रहा, उसने उत्पादन कितना कर दिया, 0 कर दिया। उत्पादन कितना हुआ उसका, 0। इस 0 उत्पादन पर भी बेटा जी इस श्रमिक को 10,000 रुपये उसको तनख्वाह देनी ही है, क्या नहीं देगा, देगा, श्रमिक को पे देगा वो। तो ये उसको तब भी देनी पड़ेगी। यदि ये दुकान किराए की होती तो ये 5,000 रुपये महीना उसको देने ही पड़ते, चाहे उत्पादन 0 है, चाहे उत्पादन 50 है, कुछ भी होता, उस दुकान का किराया हमेशा उतना ही रहता। यदि ये भूमि उसने ये पूंजी उसने ब्याज पे ली होती तो 100 रुपये महीना ब्याज देना ही पड़ता। तो ये सारी चीजें कौन कौन सी, भूमि का किराया, श्रमिक जो रेगुलर वर्कर हैं उनकी तनख्वाह, पूंजी का ब्याज, ये सारे कहलाते हैं फिक्स कॉस्ट, बंधी लागत। चलिए, और लेकिन
जब वो दुकान कर रहा है, दुकान उसकी बंद है, बिजली का खर्च देता वो? नहीं देता, बिजली खर्च ही नहीं होती। मशीन की टूट फूट होती? नहीं होती। कच्चा माल लगता उसका? नहीं लगता। तो ये तीनों चीज़ें, बिजली की लागत, टूट फूट, क्योंकि दुकान कैसी थी, कोरोना में बंद थी, है ना, सब बाजार बंद थे, कच्चे माल की लागत 500 रुपये, ये तीनों चीज़ें उसकी कितनी हो जाती बेटा? जीरो। कब? जब उत्पादन जीरो था। तो ये कहलाती हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी? फिक्स कॉस्ट और बंधी लागत, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट। अर्थात जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये वेरिएबल कॉस्ट वैसे वैसे ही बढ़ती रहेंगी। बिजली जितना ज़्यादा मशीन चलाएगा, बिजली उतनी ज़्यादा खर्च होगी, बिल उतना ही ज़्यादा आएगा। जितनी ज़्यादा उत्पादन होगा, टूट फूट भी उतनी ही ज़्यादा होगी, टूट फूट का खर्च उतना ही ज़्यादा आएगा, उतना ही कच्चा माल ज़्यादा लगेगा। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, श्रमिक जो एक टेम्परेरी श्रमिक था उसकी तनख्वाह, 2 श्रमिक और लगा लिए, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। तो 2 तरह की कॉस्ट हो गई। एक फिक्स कॉस्ट, जब दुकान बंद है तब भी उतना तो आना ही है। चलिए अब एक बार ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक बार हम इसकी थ्योरी पे नज़र डालते हैं कि इन चीज़ों को हम पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। हाँ जी, लागत की बात हो गई थी, इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात हो गई। वो लागत जो स्वयं के अपने आगत हैं उनका अनुमानित लागत है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कि वो फैक्टर कॉस्ट जो उसने बाजार से खरीदी है, उत्पादक द्वारा बाजार से खरीदी गई आगतों पर खर्च की गई लागत। इसके बाद शॉर्ट रन की बात करी थी हमने। शॉर्ट रन में हमने क्या कहा था कि वो समय अवधि है, शॉर्ट रन इज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। कुछ फैक्टर तो फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे भूमि थी, एक है, एक ही रहेगी। एंड सम आर वेरिएबल, और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। जैसे यहाँ श्रमिक थे, 2 से 1 हुआ, 1 से फिर 2 हुआ, आगे जाकर 4 भी हुए थे। शॉर्ट रन कॉस्ट हैव 2 components, fixed cost and variable cost. In long run all factors are variable. सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। कल पन्नों की कहानी में हमने पढ़ा भी था, इसने दुकान भी डबल कर दी थी, श्रमिक भी डबल कर दिए थे, पूंजी भी 10,000 से 20,000 कर दी थी, सब चीज़ें डबल कर दी उसने। क्यों? क्योंकि उत्पादन 4 से बढ़ाकर 8 किया था उसने। ये कहलाता है लॉन्ग रन। इसमें सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं, सब चीज़ें बदलती हैं। देन अब बात करें हम टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट, कुल लागत, टोटल सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागतों के योग को कुल लागत कहते हैं। अस्पष्ट लागत का दूसरा नाम निहित लागत भी है बेटा, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये वाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, निहित लागत। इन दोनों का योग कहलाएगा टोटल कॉस्ट। लागत तो टीसी कैसे निकालेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत, प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, निहित या अस्पष्ट लागत, एक ही बात है। या टीसी निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इनको बात करते हैं कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होती है। फिक्स कॉस्ट स्थिर या बंधी लागत, इसको टोटल फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं बेटा, एक ही बात है। आपसे एफसी पूछे या टीएफसी पूछे, एक ही बात है। तो फिक्स कॉस्ट refers to the expenditure incurred by the producer on use of fixed factor of production। क्यों? क्योंकि हम ये सारा प्रोडक्शन की बात किस में कर रहे हैं? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें वेरिएबल होती हैं।
होती हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल। दीज कॉस्ट्स डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। उत्पादन कितना हो रहा है उससे इनकी कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उत्पादन 0 हो, चाहे उत्पादन 8 शर्ट का हो, फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहनी है। जैसे बात करी थी हमने भूमि का किराया, अभी तो बात करी थी हमने ये वाली जो रेड से हमने लिखी हैं, ये कौन सी कॉस्ट थी बेटा? फिक्स कॉस्ट थी। भाई ये तो दुकान का किराया देना ही है। अल्पकाल में भूमि बदली भी नहीं थी, वेरिएबल फैक्टर नहीं है। कैसा फैक्टर था? ये फिक्स फैक्टर था, इसलिए इसका देना ही है। पूंजी का किराया ब्याज देना ही है। श्रम यदि आपने मजदूर रखा हुआ है, चेंज नहीं किया है, हालांकि इसने तो चेंज कर दिया था, लेकिन कुछ तो मजदूर रहा ही, अपना तो 10,000 रुपये अनुमानित लागत, निहित लागत निकालनी ही है। तो समझ आ गई होगी बात। फिक्स कॉस्ट, बंधी लागत किसे कहते हैं? फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन इनपुट इज जीरो। जीरो इनपुट हो तब भी उतना ही रहना है। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन। उसने जो सिलाई मशीन खरीद ली, उस पे जो खर्च कर दिया, उस पूंजी का ब्याज देना ही देना है, उत्पादन वो मशीन चले या ना चले। रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, जमीन या दुकान का किराया उसको देना ही देना है, चाहे उसमें दुकान खोल के उत्पादन करे या ना करे। वेजेज ऑफ परमानेंट स्टाफ, यदि उसके पास परमानेंट स्टाफ है तो उसकी तनख्वाह, उसकी मजदूरी उसको देनी ही पड़ेगी। लाइसेंस फीस, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी उत्पादन कर रहा है कि सरकार से लाइसेंस बनवाता है और साल भर का लाइसेंस उसका 10,000 रुपये में बना, तो वो 10,000 रुपये मान लीजिए 12,000 का बना तो 1,000 रुपये महीना का खर्चा हो गया। ये उसको देना ही है, उत्पादन कर या मत कर, वो तो लाइसेंस तो बनवाना ही है, बन ही गया है और वो 1 साल में एक्सपायर हो ही जाएगा। मान लीजिए पूरे साल भी उत्पादन नहीं किया उसने, फैक्ट्री बंद रखी, तो अगले साल जाके ये नहीं कह सकता जी मैंने कुछ भी उत्पादन नहीं किया था, इसलिए मेरा अगले साल का फ्री में लाइसेंस बना दो। वो तो लगेगी। समझ आ गई। बंदी लागतों से अभिप्राय उत्पादक द्वारा उत्पादन के स्थिर कारकों पर प्रयोग की जाने वाले खर्च से है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ इस लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। बंदी लागत हमेशा स्थिर होती है, चाहे उत्पादन शून्य ही हो। मशीनों पर किया जाने वाला व्यय, भवन का किराया, स्थायी कर्मचारियों की मजदूरी, लाइसेंस फीस, मशीनों की टूट फूट इसमें नहीं आएगी बेटा। चलिए जी, अब पढ़ते हैं वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्ती लागत। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो परिवर्ती कारक उसने उत्पादन के लिए प्रयोग किए थे, उनको प्रयोग करने पर उसका कितना खर्च आया, वो कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये बढ़ती है, एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे उत्पादन घटेगा ये घटेगी। और जब उत्पादन 0 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है बेटा? 0। इट कैन बी 0। क्यों? यदि उत्पादन 0 है तब मशीन की टूट फूट का खर्च कुछ भी नहीं होगा। जो रॉ मटेरियल लगना है, धागा वगैरह लगना है उसकी दुकान में, कुछ भी नहीं लगेगा। तो एग्जाम्पल क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कीमत या कच्चे माल की लागत। वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी, मशीन की टूट फूट का खर्च। बिजली का खर्च, बिजली जलेगी ही नहीं यदि उत्पादन शून्य हुआ, उसको दुकान ही नहीं खोलेगा, वो 0 आएगा। और यदि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएगा बिजली उतनी ही ज़्यादा लगेगी। 8 घंटे के बजाय 16 घंटे काम करेगा, ज़्यादा बिजली, डबल बिजली फूक जाएगी। 16 के बजाय मान लीजिए दुकान 20 घंटे चलती है, और ज़्यादा बिजली फूकेगी। तो ये काम परिवर्ती लागत से अभिप्राय
उत्पादक द्वारा उत्पादन के परिवर्ती कारकों के प्रयोग पर किए जाने वाले खर्च से है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से इन लागतों में परिवर्तन होता है। उत्पादन बढ़ने पर यह लागत बढ़ जाती है और उत्पादन कम होने पर यह लागत कम हो जाती है। जब उत्पादन शून्य होता है तो यह लागत भी शून्य होती है। एग्जाम्पल आपको समझ आ ही गए होंगे। एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में इधर है कॉस्ट, इधर है आउटपुट उत्पादन। यहां 1 इकाई, फिर 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। कॉस्ट ये 10 रुपये ये एक मान लो, है ना, 1000 इकाई में मान लो या लाख इकाई में मान लो, तो जैसी फर्म है। 1 2 3 4 5। टीवीसी की, पहले टीवीसी की बात करूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आउटपुट कितनी है? 0। कितनी होगी बेटा जी? 0 ही होगी। अभी तो हमने पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है। जब उत्पादन 0 होता है तो ये कितनी होती है? 0। यहीं पे तो पढ़ा, जब उत्पादन शून्य होता है तो यह लागत शून्य होती है। तो 0 उत्पादन पर इधर भी 0 तो इधर भी 0। इसका मतलब ये ग्राफ यहां से शुरू होगा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये अभी आगे पढ़ेंगे। इस तरह से बढ़ती जाएगी। यदि मैं ग्राफ की लाइन खींचूं तो ऐसी लाइन आएगी बेटा जी। अरे सीधी हो गई भाई, ऐसी ही आएगी तिरछी लाइन। क्लियर हो गई बात? टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, हमने कितनी बताई थी? उत्पादन में परिवर्तन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता और 0 उत्पादन पर भी कुछ तो होती है। मान लीजिए जब उत्पादन 0 था इतनी थी, उत्पादन 1 हुआ तब भी इतनी है, 2 पे भी इतनी है, 3 पे भी इतनी है, 4 पे भी, 6 8 10। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। समझ आ गई बात? टीसी, टोटल कॉस्ट, किस किस का टोटल होता है? टीवीसी प्लस टीएफसी, इन दोनों का जोड़। देखिएगा जरा, 0 उत्पादन पे टीवीसी तो कितनी है? 0। टीएफसी कितनी है? 1। ये 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? टीवीसी 0, ये 1, ये थी 0 उत्पादन पर। टीसी 0 कितनी हो गई बेटा? 1। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट बन जाएगा इसका। जब उत्पादन 1 इकाई हुआ, इसको मैं लिख दूं TC1। टीवीसी कितनी है बेटा जी? 1, ये वाली डॉट है ना, टीवीसी 1 प्लस टीएफसी कितनी? वो तो 1 ही रहनी है हमेशा ही। कितनी हो गई? 2। तो इसका मतलब ये आ गया दूसरा पॉइंट। 2 की सीध में ही आएगा ना। TC3 की बात करूं, TC3 में TC0 1 TC, चलो 3 की बात कर लेते हैं सीधी। TC3 में ये लगभग है 1.5। क्या? TVC 1.5। TC कितना रहेगा? TFC वही 1। तो ये हो गया 2.5। ये वाली लाइन आ गई बेटा जी 3 पे, 2.5 थोड़ी सी ऊपर। तो TFC TC की लाइन कैसे बना दूं? ऐसे बना दूं। इन दोनों का वर्टिकली अंतर मैं कहीं भी निकाल लूं, कितना आना चाहिए? TFC। इन दोनों के बीच में दोनों लाइनें एक दूसरे से बराबर चलेंगी। रेल की पटरी की तरह तिरछी तो हो सकती हैं, लेकिन यदि ये ऊपर उठ रही है तो ये भी पक्का ऊपर उठेगी। ये फ्लैट हो रही है तो ये भी फ्लैट होगी। इन दोनों के बीच में जैसे रेल की पटरियां भले ही मुड़ जाती हैं, है ना, मोड़ लग जाता है ट्रेन में, बिल्कुल सीधी हमेशा नहीं रहती, लेकिन फिर भी इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है रेल की पटरियों की। तो ये रेल की पटरियों की तरह हैं। और इनके बीच की दूरी किसके बराबर है?
TFC के बराबर, क्योंकि इन दोनों में अंतर इतना है। इसी फॉर्मूले को मैं यदि चेंज कर दूं, TFC निकालूं, तो क्या करूं, ये TC तो इधर है ही, इसको और इधर ले जाऊं, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस TVC। इसका मतलब टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट कभी भी माइनस कर दूं तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो हमेशा TFC आएगी, और TFC मैंने बताया आपको फिक्स होती है। जब फिक्स है तो फिर तो हमेशा सेम ही रहेगी। जब सेम रहेगी तो ये दोनों, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी। ठीक हो गई बात, समझ आ गई। अब आगे डायग्राम बना सकते हो। ये लाइनें डायग्राम में थोड़ी सी ऐसे ना जाके थोड़ी सी ऐसे चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लाइन भी लगभग इसके पैरेलल ही चलनी चाहिए। फिर ये देख लेना, ये लाइन भी कैसे चलाऊं मैं, इसके लगभग पैरेलल चलाऊं, बस इतना ध्यान रखना है। ऊपर वाली लाइन हमेशा, क्योंकि TC हमेशा ज़्यादा होगी, TC इन दोनों का जोड़ है, तो TC इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी। TFC एक्स अक्ष के पैरेलल होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये तो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए जी, अब हम एक, ये जो ग्राफ है, ऐसे ही जैसे ग्राफ की सहायता से हमने चीज़ें समझी, ऐसे ही हम एक टेबल पढ़ते हैं। टेबल में कैसे याद करेंगे आप बेटा जी इस टेबल को? टेबल याद करने का तरीका है कि आप MC याद कर लो, इसीलिए मैंने ये डार्क में लिखी हुई है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। एक याद कर लो आप इस पूरी टेबल में, फिर सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्या याद करनी है? MC क्या होती है अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें, क्योंकि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ पढ़ी, FC, VC, TC, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। लेकिन अब मैं इनमें से कोई सी एक चीज़ आपको बता दूं, और फिर नए सिरे से टेबल आगे ज़रूरत तो पड़ेगी इनकी भी, सारों की। तो मैं इस टेबल को, पहले ये लाइन याद करो, इससे ये निकालो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़िया बात यह है कि पहले आप शुरू में इससे याद कर लो, एक लाइन याद कर लो, पूरी टेबल याद हो जाएगी, पूरे उसमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या MC में क्या याद करूं? इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूला और मूला भी बाद में देखेंगे। पहले डैश, पहले फर्स्ट लाइन उत्पादन की बात करें हम, प्रोडक्शन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले एक शर्ट का उत्पादन हुआ, 0 शर्ट का, फिर 2 शर्ट का, 3 शर्ट का, वही पन्नों की दुकान ही चलाते रहेंगे हम। 3 शर्ट, 4 शर्ट, 5, 6, 7, 8 शर्ट, 8 शर्ट का उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो इसमें पहले डैश, फिर 10, फिर 8, 10, 8, 6, 4, घटाते चले गए 2 2 से, फिर 4, फिर 6, 8, 10। समझ आई बात? इजी सा हो जाएगा कुछ याद करने में। एक ही लाइन याद करनी है, इसको भी थोड़ा सा समझ लो, इजी याद हो जाएगा। 10, 8, 6, 4, फिर 4, यहाँ तक की लाइन उल्टी रिपीट कर देनी है। 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 10। इसी को यहीं से दोबारा लिखना शुरू कर लो, आ जाएगा। चलिए जी, आगे हमने पढ़ाई है कि यदि हम ऐसा लिख लेते हैं, मान लीजिए ये लाइन हमें याद है और ये लाइन हमने भर ली, तब हम क्या करेंगे? MC डैश है, अच्छा जी, FC पक्का परमानेंट याद कर लो, 10 10 ही रहनी है, फिक्स रहती है, सभी में 10 रहनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, याद हो गई, हमेशा 10 ही रहनी है, आप 10 से ही याद करके चलो। बात करो TC की।
पहले भरेंगे हम टीसी को, डैश है, इसको भी छोड़ दो। ये 10 कहाँ से आया बेटा? 0 पे, जब उत्पादन कितना था? 0। एफसी कितना हो गया? 10। वीसी कितना होगा 0 पे? पक्का 0 होगा, हमने ऊपर ही पढ़ा था, जब उत्पादन शून्य होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी होती है? शून्य होती है। परिवर्तित लागत 0 उत्पादन पर 0 होती है, ये तो हमें पढ़ा हुआ है, 0 आएगा। टीसी क्या होता है? इन दोनों का योग होता है, हमने भर दिया 10 और 0 10। ये वाली लाइन हमने याद कर ही रखी है, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34, 34 और 4 38, 38 और 4 42, 42, अरे क्यों भाग रहा है भाई इधर उधर, 38 4 42, 42 और 6 48, 48 और 8 56, 56 और 10 66। तो टीसी अपने आप हो जाएगी, किसकी हेल्प से? एमसी की हेल्प से। अब बची आपकी ये वीसी, इन सब में से क्योंकि वीसी और एफसी दोनों मिलकर टीसी बनाते हैं, तो एफसी में से, टीसी में से यदि एफसी में माइनस कर दूं तो वीसी आ जाएगी सब में से। और एफसी कितनी है? पक्का 10 ही 10 है, तो इन सब में से कितना माइनस कर दूं मैं? 10 10, 10 में से 10 गए 0, ये तो पहले ही लिख ही लिया था वैसे भी हमने। 20 माइनस 10 10, 28 में से 10 18, 34 24, 38 माइनस 10 28, 42 माइनस 10 32, 48 माइनस 38 56, 46, 66 56। इसका मतलब अब आप इस टेबल को यहाँ तक बनाना, आप कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको एक लाइन आ गई तो इस टेबल को यहाँ तक आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ लेना। एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। ये तो वही डायग्राम है बेटा जी, कुल लागत टीसी, टीवीसी, कुल परिवर्ती लागत, स्थिर लागत टीएफसी। ये एनसीईआरटी की बुक के डायग्राम है, ये भी और ये वाला डायग्राम भी, सोर्स डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ एफसी, वीसी एंड टीसी। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का क्या व्यवहार होता है? हमने समझ लिया, पढ़ लिया, केवल एक बार रीडिंग करनी है। एफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू नो चेंज इन द कॉस्ट विद द चेंज इन आउटपुट। एफसी बंधी लागत, फिक्स कॉस्ट, एक्स अक्ष के समानांतर होती है, क्योंकि उत्पादन में परिवर्तन के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पढ़ लिया आपने, समझ भी लिया। एफसी की लाइन इसीलिए क्या थी इसमें, मैंने आपको बताई थी कि एक्स अक्ष के पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? क्योंकि ये 0 उत्पादन पे भी उतनी है, और जब उत्पादन चाहे जितना हो जाए ये समान बनी रहती है, इसलिए पैरेलल होगी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एफसी, वाई एफसी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दे सकते हैं आप आंसर। विद इंक्रीज इन आउटपुट टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, टोटल कॉस्ट टीसी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी दोनों बढ़ती हैं। इसीलिए तो ये ऐसे बनी थी। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका आपको, केवल यहाँ आप तो हमें पढ़ के रिवाइज करनी है। द डिफरेंस, इसी उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत टीसी, कुल परिवर्ती लागत टीवीसी बढ़ती जाती। कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के बीच का अंतर स्थिर रहता है,
द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज कांस्टेंट, हमेशा स्थिर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? टीएफसी, बिकॉज टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था रेल की पटरियों की तरह, ये एक दूसरे के बीच में एक दूसरे से बराबर दूरी पे होती हैं, समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज इक्वल टू टीएफसी। अभी ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका कि टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल टू टीएफ। तो कुल स्थिर लागत के बराबर होता है। चलिए आज की क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम सीमांत लागत से शुरू करते हैं। एक बार इसको हम रिवाइज करके देखते हैं, है ना, हमने आज क्या क्या पढ़ा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें बात की थी लागत की, कि लागत क्या होती है। लागत में हमने बात करी कि लागत क्या होती है, कि लागत से अभिप्राय उत्पादक द्वारा एक वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा में उत्पादन करने के लिए कारक तथा गैर कारक लागतों पर किए जाने वाला खर्च। कारक लागत भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृत्ति, और गैर कारक लागत जैसे कच्चा माल है, बिजली का खर्च है, इन सब पे जितना खर्च करेगा वो कहलाएगी उसकी कॉस्ट। निहित लागत के स्वस्वामित्व, सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, उसके अपने जो इनपुट्स हैं, आगत हैं, उनके प्रयोग करने की अनुमानित लागत। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था, इस दुकान का किराया, दुकान खुद की थी लेकिन अनुमान लगा लिया उसने कि बाज़ार में मेरी दुकान 5,000 रुपये महीना तो किराए पे चली जाएगी, तो ये कहलाएगी उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट जो बाजार से खरीदी गई है, वह उत्पादक द्वारा बाजार से खरीदी गई आगतों पर खर्च की गई लागत है। जैसे मजदूर को वेतन का भुगतान, है ना, यहाँ हमने बताया एक मजदूर उसने बाहर से रखा हुआ था 10,000 रुपये का, तो ये भुगतान करना ही पड़ेगा उसे। बिजली के बिल का भुगतान, बाजार से ही बिजली खरीदनी पड़ेगी, वो खुद तो घर में बना नहीं रहा। टोटल कॉस्ट पढ़ी थी हमने, टोटल कॉस्ट सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को जोड़ दें तो हमारा आ जाता है क्या? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट स्पष्ट लागत और निहित या अस्पष्ट लागत। टोटल कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। अल्पकाल की बात करी थी, वो काल, वो समय अवधि जिसमें कुछ कारक परिवर्ती होते हैं और कुछ कारक स्थिर होते हैं। स्थिर कारकों पर खर्च किया जाने वाला व्यय कहलाता है फिक्स कॉस्ट, स्थिर या बंधी लागत। इसके एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन, मशीन पे एक बार पैसा खर्च कर दिया। रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स कॉस्ट जब उत्पादन जीरो होता है तब भी होता ही है, दुकान का किराया देना ही है, चाहे दुकान आप खोलें चाहे ना खोलें। वेजेज ऑफ परमानेंट स्टाफ, जो आपके पास परमानेंट स्टाफ है उसकी तनख्वाह देनी है, चाहे आप उस दिन कोई उत्पादन करें या ना करें। स्थिर या बंधी लागतें में ये तब भी होती हैं जब उत्पादन जीरो होता है। इसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी, परिवर्ती लागत पढ़ी थी। परिवर्ती लागत उत्पादक द्वारा उत्पादन के परिवर्ती कारकों के प्रयोग पर किए जाने वाले खर्च से है, जो चेंज हो रहे हैं। जैसे वो उसने पन्नू ने अपनी दुकान में 1 से 2 मजदूर रखे, 2 से 3 रखे, 3 से 4 रखे। या रॉ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। वियर एंड टीयर, मशीन चलेगी तो टूट फूट होगी, तो जितनी ज़्यादा चलेगी उतना ही मशीन की टूट फूट का खर्च बढ़ता जाएगा। तो उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ ये टीवीसी बढ़ेगी और ये फिक्स कॉस्ट ऐसे रहेगी। टीएफसी पैरेलल रहेगी एक्स अक्ष के, ये ऐसे बढ़ेगी। और ये कौन सी बना दी मैंने? टीसी, क्योंकि ये जीरो से शुरू नहीं हुई, ये यहाँ से इसके पैरेलल ही बनाओगे, ये टीवीसी बन जाएगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसके बाद
हमने टेबल बनानी सीखी, इसका इतना पार्ट हमने सीख लिया है। इसके बाद एफसी, वीसी और टीसी का क्या व्यवहार होता है ये हमने पढ़ा था कि एफसी एक्स अक्ष के पैरेलल होती है, क्यों होती है ये भी हमने पता कर लिया। टीसी और टीवीसी दोनों उत्पादन के साथ साथ बढ़ती जाती हैं, और ये एक फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, टी सी माइनस टी वी सी इज इक्वल टू टी एफ सी। यहाँ तक की हमने आज बात करी। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। उम्मीद है बेटा जी आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, मेहनत आप कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी में परसेंटेज से एडमिशन होते हैं, और यदि वहाँ एडमिशन लेना है, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखना है, तो हमें मेहनत करनी ही होगी। चलिए, आप सबका धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो।